अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं याहिया जावेद बांडे और आप देख रहे हैं ऑन दी टेबल। नाज़रीन, हमारी कोशिश यही होती है कि हालात हाज़िरा के ऊपर जितने भी इश्यूज होते हैं उनको कवर करने की, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू होता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। ज्यादातर जो है वो हम पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते हैं, लेकिन आज कुछ ऐसा एक इशू आया है, कुछ दिनों से चल रहा है ये मामला। ये बेसिकली एक डायनेमिक्स के हवाले से है। डॉक्टर्स जो है हमारे, जो कि हमेशा से जो है वो पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहते हैं। कोविड की सूरत हाल में देखा कि बतौर फ्रंट लाइन वर्कर उन्होंने काम किया। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि कुछ अभी यूएचएस ने जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन के अंदर जो मोटी मोटी बातें हैं वो ये है कि फार्मास्यूटिकल और जो दीगर डिग्रीज हैं अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस, वो अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लिख सकेंगे। ये भी जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में कि इसकी क्या वजह बनी और ये जो है ये मामला जो है वो क्यों दरपेश आया यूएचएस को। और दूसरी चीज ये भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि मुतादिद फील्ड्स के अंदर जो है वो डिफरेंट जो एकेडमिक्स के लोग हैं, डिफरेंट जो जिनके प्रोफेशनल वो है, क्या कहते हैं, डिग्री है, उसके अंदर वो काम कर रहे हैं। इस हवाले से भी थोड़ा सा बात करेंगे। इवन हमारा जो मीडिया है इसके अंदर भी जो है वो अपार्ट फ्रॉम मैस कम्युनिकेशन जो है वो लोग काम कर रहे होते हैं जर्नलिज्म के अंदर। तो ये भी हमें मतलब देखना होगा कि आगे चलकर जो है वो इसको भी करना पड़ेगा या नहीं। ये तो चले मुस्तकबिल की बात है, लेकिन बिलखसूस ये बड़ा अहम और बड़ा सेंसिटिव मामला है डॉक्टरी, मतलब बीइंग अ डॉक्टर। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलीमा नवीद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आया साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, डॉक्टर साहबा, आपने भी ये इशू देखा होगा और आपकी नज़र से ये मामला यकीनन गुजरे हैं, क्योंकि बीइंग डॉक्टर आप जो है वो काफ़ी अरसे से, तकरीबन 10 साल से ज़ायद का अरसा हो गया इस प्रोफेशन से वाबस्ता है। पहले हम थोड़ा सा ये बताइएगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है और ये मामला जो है वो अब यूएचएस को क्यों ख्याल आया था नेटसा के बाद? ओके, सो ये बात शुरू हुई थी 13 अगस्त को, जब यूएचएस की एक मीटिंग हुई थी और 63 ये एक हमारी यहाँ मीटिंग हुई थी और बाकायदा उस मीटिंग के अंदर ये तय पाया कि जितने भी एमबीबीएस और बीडीएस के जो शोबों के अलावा जो शोबे हैं, यानी कि जिसमें इंक्लूडेड है आपकी फिजियोथेरेपी, डीपीटी जिसे हम कहते हैं, डॉक्टरेट ऑफ फिजिकल थेरेपी, डी फार्म जिसमें हम कहते हैं कि डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी, और फिर हम डीवीएम जैसे जिसे कहते हैं डॉक्टरेट ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, यानी कि एनिमल्स के जो डॉक्टर्स होते हैं। तो इसमें इनमें कहा गया ये कि जितने भी ये जो डॉक्टर्स हैं, यानी कि अदर देन बीडीएस एंड एमबीबीएस, उनको अब डॉक्टर का प्रीफिक्स लगाने की इजाजत नहीं है। अब उस टाइम पे लोगों ने ये बड़ा जो है वो 13 अगस्त से बहुत लोगों में हलचल मच गई और बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, क्योंकि जाहिर है हर कोई ये सोच रहा था कि 5 साल अगर डिग्री के बाद उनको नहीं मिला, जिसके मतलब ये हुआ कि अगर हम देखते हैं एचएससी के अकॉर्डिंग तो 160 टू 170 आवर्स क्रेडिट आवर्स जो होते हैं 5 इयर्स की एजुकेशन में, और अगर 4 इयर्स की बात करूं जिसमें 124 टू 140 क्रेडिट आवर्स होते हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं प्रॉपर्ली कि वो एलिजिबल हैं डॉक्टरेट के लिए। तो अगर डॉक्टर जो उसके साथ लगाना ना लगाना, ये बड़ी एक तरह से कंफ्यूजन लोगों के दरमियान क्रिएट की गई और बहुत लोग अभी भी एहतजाज करें। मैं कल भी न्यूज देख रही थी और आज भी मैंने देखा है कि अभी भी एहतजाज हो रहा है बाकायदा ऑफिस के बाहर। कल के दिन बात करूं अगर मैं, तो जो एक आपने सुना होगा पीटेप करके एक इंस्टीट्यूट है, बाकायदा फिजिकल थेरेपी के जो इंस्टीट्यूट है, और उन्होंने एसोसिएशन ने बाकायदा लेटर लिखा है, एचईसी से मीटिंग की है और उन्होंने रिक्वेस्ट जो है वो जमा करवाई है एचईसी वालों के पास कि क्योंकि हमारा ये क्रेडिट आवर्स है, जो मैंने बात भी की आपसे, और हम क्योंकि 2011 की एक मीटिंग के अंदर जब तय पाया गया था, जो सितंबर में एक बड़ी मीटिंग भी हुई थी, उसमें तय पाया गया था कि ये करिकुलम होगा, ये इस तरह का डिजाइन होगा और ये पूरी तरह एलिजिबल है। क्योंकि अगर आप गौर फरमाएं तो ये पूरा जो एक करिकुलम है ना, जो कमीशन जो एक्रेडिटेशन होती है फिजिकल थेरेपी एजुकेशन की, जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से पूरी एसोसिएशन है, उन्होंने भी इस चीज को जो है वो काउंसिल ने एक्सेप्ट किया था कि ये कंप्लीटली एक प्रोग्राम है जो कि डॉक्टर लिखा जा सकता है, ये कंप्लीट एक करिकुलम है। तो ये करिकुलम की जब डिजाइनिंग हुई थी एचएससी के साथ के ताउन से, उन्होंने भी इस चीज में मीटिंग में कहा था कि ये कंप्लीटली डॉक्टर का लगा सकते हैं। और यही चीज जो है वो फार्मेसी की जो अथॉरिटी, जो कमीशन है, कमीशन फॉर फार्मासिस्ट, उन्होंने भी यही बात की थी। तो अब ये लोगों के दरमियान बहुत ज्यादा हो रहा है कि क्यों किया जा रहा है, लेकिन अब उन्होंने लेटर किया है कल के दिन ये जो मीटिंग तय पाई है, और उम्मीद ये है कि अब जो है वो वापस से वो वाली चीजें जो है नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और यूएचएस को ये कहा गया है रिक्वेस्ट में लेटर के कि प्लीज आप जो है वो एमबीबीएस और बीडीएस के जो है ना उसके फोकस में ज्यादा उसको देख लें, क्योंकि हमारा जो है वो पूरी तरह प्रॉपर्टी जो है वो कवर हो रहा है और हम एलिजिबल हैं टू यूज दी डॉक्टर प्रीफिक्स। तो ये आई थिंक लोगों के दरमियान अब क्लैरिटी आ रही है।
अब मुझे उम्मीद है कि ये चीजें जो कंफ्यूजन है वो अब खत्म हो जाएंगी। जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि जिस तरह अभी हमने देखा कि काफी अरसे से जो है वो फार्मासिस्ट जो है वो भी अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखवा रहे थे, और जो दीगर जो प्रोफेशन जिस तरह आपने बताया कि जो ये उसके ऑर्थोपेड वगैरह और ये दीगर जो लोग हैं, तो इसमें जो है वो बुनियादी फर्क क्या होता है? एक एमबीबीएस डॉक्टर जो है वो भी 5 साल प्रोग्राम के तहत जो है वो अपनी डिग्री मुकम्मल करता है, दीगर जो लोग हैं वो भी 5 साल, गालबन 4 साल प्रोग्राम एक है और दूसरा जो है वो 5 साल है। तो बुनियादी फर्क कहाँ पे जाके आता है डिग्री के अंदर? अच्छा यहाँ जी, अच्छा यहाँ पे है सिर्फ जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी, मैं कंफ्यूजन नहीं कहूंगी, जो लोगों के दरमियान तजाद पैदा हुआ था वो यही हुआ था कि वो ये कहते हैं कि जो एमबीबीएस वाले डॉक्टर्स होते हैं वो कम्प्लीटली एक स्कोप में पढ़े होते हैं सारी बॉडीज को, और उनके अंदर ये स्कोप होता है कि वो जो है वो एलिजिबल होते हैं कि वो पूरी तरह एक समझने इंसाइक्लोपीडिया बन जाते हैं, जबकि डेंटिस्ट है वो पूरी तरह अपने दांतों हेड एंड नेक के पूरे डॉक्टर्स बन जाते हैं, उनके अंदर वो कमांड होता है। तो लोग ये कहने के लिए आगे सामने आ गए कि फार्मेसी वाले जो हैं वो तो सिर्फ एक दवाई तक उनको महदूद है, तो उनको हम एक पूरी डॉक्टरी का कैसे खिताब दे सकते हैं? यानी लोगों ने ये जो है ना एक बात की उनके बारे में। फिर लोगों ने ये भी बात की फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में खुसूसन तौर पे कि वो सिर्फ और सिर्फ जो अगर देखा जाए तो वो एक थेरेपी कराते हैं, जो आपका एक अगर ब्रेन का मसला है, जो आपका स्टमक का मसला है, आपके जबड़ों का मसला है, उसकी सिर्फ एक थेरेपी करवाते हैं वो। तो एक थेरेपिस्ट को आप कैसे करार दिया जा सकता है डॉक्टरी के अंदर? और फिर उसके बाद एक लास्ट जो आपको मैंने बताया एनिमल्स के डॉक्टर के लिए, वेटरनरी डॉक्टर्स जो होते हैं उनके लिए भी बात की गई कि वो तो एनिमल्स को देख रहे होते हैं, हमारे साथ उनको यानी एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को क्यों आप लोगों ने मिलाया? यानी कि डॉक्टर्स और बीडीएस के डॉक्टर्स जो है, डेंटिस्ट और डॉक्टर्स दोनों ने मिलकर जो है वो किया था। लेकिन अगर देखा जाए एक पूरे होराइजन में अगर सुपरफिशियली, तो ये बात समझ आती है कि देखें हर कोई अपनी उसका मास्टर होता है, और मुझे नहीं लगता कि हर किसी जैसे 5 उंगलियां हमारी बराबर नहीं है, तो हर डॉक्टर की अपनी कमांड है और वो हम अपने अपनी अपनी फील्ड्स में जो है वो बेहतर है। और जब ये सारी चीजें एक्रेडिट हो चुकी हैं, जो सारी चीजें करिकुलम एक्रेडिट हो चुका है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई भी एक तजाद की कोई बात होनी चाहिए, या ये जो ईयर्स ऑफ क्रेडिट आवर्स होते हैं जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड है, तो मेरा ख्याल है फिर वो बात जो है ना आपकी पूरी तरह जाया हो जाती है इस बारे में कि हमें कोई डिस्कशन करना नहीं चाहिए। तो ये उन लोगों के दरमियान ही बहुत ज्यादा जो है वो पैदा है। अच्छा अब मसला क्या है, ये उन लोगों को तो नुकसान हो ही रहा है जो बेचारे असल में डॉक्टर्स हैं, लेकिन जो असल में डॉक्टर्स नहीं हो, जिन्होंने अपने आप को थेरेपिस्ट बना दिया है, उनका क्या फायदा है? उनको तो फर्क पड़ना ही नहीं है कि आप डॉक्टर लगाएं नहीं लगाएं, लेकिन आप तो अपना काम कर ही रहे हैं। यूएचएस ने ये क्यों किया था, इसका एक खास रीजन है। जैसे मैंने एक रीजन तो आपको बता दिया कि लोगों ने बाकायदा उनको कहा था कि ये जो इस तरह की हमारे साथ की जा रही है सबको एक साथ कर दिया गया है, तो उसको एक अलग करना चाहिए। दूसरा रीजन ये था कि बहुत सारे लोग जो हैं अपने साथ जो है वो थेरेपिस्ट लगा के या फार्मासिस्ट लगा के काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा फार्मेसीज के अंदर भी बहुत सारे लोगों के अभी भी जो है वो मैं कहूंगी उनके पास नहीं होते हैं सर्टिफिकेट्स, और वो एक फार्मासिस्ट का कोई सर्टिफिकेट लगा लेते हैं अपने ऑफिस के अंदर, विच इज रियली बैड। और यही काम को रोकने के लिए यूएचएस ने अपना ये स्टैंड लिया, जिसको जो हो कुछ और साबित किया, लेकिन करना यही था उन्होंने कि रीजन यही था कि ऐसे लोगों को पकड़ा जा सके जो कि झूठ मूठ के डॉक्टर्स बन के घूम रहे हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग जो है वो छोटे छोटे कोर्सेज करते हैं और कोर्सेज करके ये शो कर रहे होते हैं कि हम जो है वो फार्मासिस्ट बन गए हैं या थेरेपिस्ट बन गए हैं। तो मैं असल में इसी तरफ आना चाह रहा था। ये जो अभी आपने छोटे छोटे कोर्सेज की बात की है ना, हमने देखा है कि सबर्ब्स के अंदर, जिस तरह लाहौर के सबर्ब्स हैं या दीगर जो विलेजेस हैं, उसके अंदर भी जो है वो कंपाउंडर जो होते हैं वो अपने आप को जो है वो डॉक्टर खिलवा रहे होते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा बताइएगा ये कितना खतरनाक है, जिसको हम कहते हैं नीम हकीम खतरा है जान। बिल्कुल, अब आपको मैं बताती हूँ इसका एक रिसेंटली एक आपने सुना भी होगा वाकया कि एक हॉस्पिटल के अंदर एक गार्ड था और उस गार्ड ने बकायदा जो है वो पूरा सर्जरी कर ली और वो सर्जरी के बाद डेथ भी हो गई। जब डेथ हुई तो ये रिपोर्ट हुआ कि इसने तो पहले बड़ी सर्जरीज की हैं लोगों की, और ये गार्ड जो है जो सर्जरी के डिपार्टमेंट के बाहर आता ना, मैं नाम मिलूंगी इंस्टीट्यूट का, और वो पकड़ा गया कि उसने जो है। आप ये बता दें कि वो निजी था या सरकारी था, प्राइवेट था या गवर्नमेंट का था? सरकारी, वो अच्छा, सरकारी था। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप सोच लें कि चेक एंड बैलेंस कितना ज्यादा हमारे लिए जरूरी है और जान के साथ आप खेलते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बल्कि आप अपनी बात कंप्लीट करें। मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया इसी हवाले से ना, जिस तरह आपने बताया है कि वो जो इंटर्न्स आते हैं बच्चे उनसे सर्जरीज करवा के क्या कुछ करवा रहे हैं। आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ।
अच्छा, एक मजे की बात मैं आपको यार साहब पूरी बात बताती हूँ, मुझे एक और चीज याद है इसके बाद, हमारा डिस्कशन बड़ा फ्रूटफुल होगा। एक बात मैं बताना चाहती थी कि जब ऐसे लोग आपको अटेम्प्ट करते हैं ना, इसलिए आपकी डॉक्टरी जो होती है ना, जो शफाफ, एक मैं कहूंगी क्लियर क्रिस्टल एक डिग्री है जो आप एक ओन ओन करते हैं पेशेंट को, वो आपकी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी सारी जीरो हो जाती है, क्योंकि एक बीइंग अ डॉक्टर आपके पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक जान को बचाने की। तो मैं यही बात बताना चाह रही हूँ बार बार कि इसी वजह से लोगों के दरमियान ये चीज जो है ना आ गई, और फिर लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब जो है ना इसको हमें फाइनली जो है क्लियर आउट करना है। तो यूएचएस का एक अटैम्प्ट अच्छा था, लेकिन वो अटैम्प्ट एक्चुअली उन लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, ये चेक उनके लिए होना चाहिए जो गलत इस्तेमाल करें उस चीज का, अपनी डिग्रीज का। और दूसरी बात, एक और चीज मुझे याद आई, अगर बीइंग अ डेंटिस्ट मैं आपको एक बात बताऊं जो कि अभी एक नोटिस भी निकला है, और मैं इस चीज पे बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत सारे लोग से खुश भी नहीं होंगे शायद मेरी बात से, शायद वो वाकिफ भी नहीं होंगे और शायद वो अग्री भी नहीं करते होंगे। अभी पीएमसी ने रिसेंटली एक नोटिस जारी किया है, और वो ये है कि उन्होंने बताया है कि जो भी डेंटिस्ट पास आउट होता है तो वो सबसे पहले एग्जाम देगा जिसका नाम है एनएलई। मैं चाहती थी इस पे पहले बात करूं, और एनएलई एग्जाम ये होता है कि आप नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम का मतलब ये होगा कि आप आफ्टर बीइंग अ डेंटिस्ट जो डिग्री आपने ले ली उसके बाद आप प्रैक्टिकली काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और आपको पता है उसका जो एक परसेंटेज कट ऑफ है वो 70% है, यानी कि आप कितना ऊपर जाके एक बच्चे की स्किल्स को चेक कर रहे हैं, और लेकिन आप उसके बाद उसको काम नहीं करने देंगे अगर वो उस पर नहीं होता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं जो माल प्रैक्टिस करते हैं, जो बन चुके होंगे और कर रहे होंगे, उनको आप क्लियर करने के लिए ये हमारी काउंसिल है पीएमसी ने बाकायदा तौर पे एनएलई का जो है ना स्टार्ट किया, ताकि लोग वो वाले जो काम कर सकते हैं वो आगे जाएं, और जो नहीं कर सकते वो अपने ऊपर काम करें, इंप्रूव करें। तो आई थिंक इस तरह का सिस्टम लाना ज्यादा बेहतर था यूएचएस की तरफ से। ये जो लाना कि डॉक्टर नहीं लग सकता, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा तजाद पैदा कर दिया गया है, मेरा तो ये खास ख्याल है। अच्छा, जिस तरह डॉक्टर साहब आप ये आपने ये बताया इंटर्न्स को जब लेके आते हैं इंटर्नशिप के ऊपर, या जो बच्चे हाउस जॉब कर रहे होते हैं, तो हमारे सामने एक इंसिडेंट था, वो था भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो आपको पता है थोड़ा सा ना वो मामलात होते हैं, काफी पुराना वाकया है ये। हमारे एक दोस्त हैं, उनका ऑपरेशन हुआ था, ये हड्डी का, टांग की हड्डी का उनका फ्रैक्चर हो गया था। तो उसने जो है वो जब उनको सारा कुछ मुकम्मल कर दिया, कंप्लीट प्रोसीजर होने के बाद जो है वो आफ्टर 3 और 4 वीक्स या 6 वीक्स उनको जब चलने के लिए कहा गया, तो उनके जो है वो टांग में से जो है वो खून का एकदम फवारा निकला बाहर। और ही वॉज लाइक, मतलब ये शायद हड्डी से ही नहीं जुड़ी या क्या मामला हुआ, वो बाद में पता लगा कि वो जो पेश थे वो जंगालूद थे। तो मतलब ये चीजें जो ये है ये इसी तरह कितनी से खतरनाक है। और थोड़ा सा इसमें एक और चीज बताइएगा कि इन चीजों को कैटर करने के लिए, इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए? अच्छा, मैं यही कह रही थी कि आपके साथ जो भी स्टूडेंट है या हाउस ऑफिसर है, जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में तो बड़ी स्ट्रिक्टनेस होती है कि एक सुपरवाइजर आपके साथ होता है साइन, तो हर इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखें, पाकिस्तान नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क तो बन चुका है एचएससी के ताबन से, ठीक है ना, जो एमबीबीएस, बीडीएस, डीपीटी, डी फार्म और जो डीवीएम का है, लेकिन उसके बाद आपको उन्होंने दे दिया, उसके बाद आपके इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो है आगे जाकर उस पर कैसे काम करते हैं। नंबर वन, सुपरवाइजर्स, एक स्किलफुल सुपरवाइजर हर किसी ग्रुप के साथ असाइंड हो ताकि वो प्रॉपर्ली उसका काम चेक कर सके। पेशेंट के साथ अगर किसी का इंटरेक्शन है तो उस टाइम पे एक हेड मेंटोर होना जरूरी है, टीचर या फैकल्टी या कोई भी सर्जन, ताकि उस चीज का खास ख्याल रखा सके। मेरे ख्याल है याया साहब, हम बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो होते हैं वो एक लोअर कैटेगरी में जाकर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, बिकॉज हम अफोर्डेबिलिटी का इशू है हमारी आवाम में। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन लोगों को सबसे ज्यादा बुरी ट्रीटमेंट मिले। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ सर्जन होने जरूरी है कोई भी चीज के लिए अंदर। ये नहीं कि आपने जो है हाउस ऑफिसर्स के रेमो करम पे छोड़ दिया या स्टूडेंट्स पे छोड़ दिया। ये इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आ जाती है कि किस तरह से हम उस चीज को देख रहे हैं, इंश्योर करें अपने इंस्टीट्यूट में, और उसके ऊपर हमारी हायर अथॉरिटीज, जिसमें पीएमसी आ जाता है, अथॉरिटीज आ जाती है, एचएससी आ जाती है, जो इस चीज को बाकायदा मॉनिटर करे ताकि इसमें कोई भी चीज का जो है ना एक फॉल्ट ना रह जाए। तो आई थिंक दैट इज कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल इंस्टीट्यूट एंड स्टेक होल्डर्स। चले, ये कम से कम इसमें एक चीज आसानी पैदा ये हो जाएगी कि मुस्तकबिल के लिए जो है वो उन लोगों का रास्ता जो है वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ही रुक जाएगा रास्ता, के जो लोग जो है वो डॉक्टरों के डिस्गाइज के अंदर जो है एक तो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, और दूसरा ये है कि उनको जो है वो अपने आप को डॉक्टर कहलवाने का बहुत ज्यादा शौक होता है। अच्छा, लास्टली बिल्कुल प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, इसमें ये बता दीजिएगा कि लोगों को कैसे अवेयरनेस हम देंगे कि हाउ टू रिकॉग्नाइज अ डॉक्टर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम।
देखिए सबसे बड़ी चीज ये है जो मैं बहुत इस चीज को ऑनर करती हूँ और मैं चाहती हूँ ये आप सब भी करें। सबसे पहले आप जब कोई भी ट्रीटमेंट करवाने चाहते हैं, आप सबसे पहले उसका लाइसेंस चेक करें। उसका लाइसेंस चेक करें। आपका यह राइट है मांगना और पूछना, ठीक है। आप अगर कोई भी जगह पे जा रहे हैं, आपसे जब एनआईसी मांगा जाता है, आपकी शनाख्त होती है। इसी तरह एक डॉक्टर से अगर आप पूछते हैं, अगर वो डॉक्टर है तो वो अपनी शनाख्त दिखाने से कभी भी घबराएगा नहीं, नंबर वन। तो आप सबसे पहले, आपका राइट है कि आप उससे ये पूछें कि आपका लाइसेंस क्या है, आपका कितना एक्सपीरियंस है, ये आपकी जानना जरूरी है। आप कोई बड़ी चीज करवाने जा रहे हैं, आपको ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है। ये हमारे एंड पे भी गलती है कि हम इस चीज को इतना एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर वो दिखने में डॉक्टर लग रहा है, लग रही है, तो आप डॉक्टर ही है। नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। लाइसेंस उसकी आइडेंटिटी है, उसके एक्सपीरियंस है, और वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है। वर्ड ऑफ माउथ यानी कि अगर आपने किसी से करवाया है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, इसमें पूछने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पूछना चाहिए, आपको डिस्कशन करना चाहिए कि इस ट्रीटमेंट के लिए मैं किससे करवाऊं, कैसा उसका रिस्पॉन्स है। ये वर्ड ऑफ माउथ से डिस्कशन भी होना चाहिए। तो लाइसेंस, दूसरी चीज एक्सपीरियंस, और सोशल मीडिया आपके पास सबसे बड़ा कंट्रोल है, पावर है। डिस्कस करें फॉरम्स पे, इतने बड़े बड़े फॉरम्स है डॉक्टर्स के और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के और डिफरेंट चीजों के, वहां पे लिखिए डॉक्टर इसकी क्या रिव्यूज हैं, आपको उसी वक्त सारी स्टोरीज पता लग जाएंगी। इस तरह आप वर्ड ऑफ माउथ से डिस्कशंस कर सकते हैं, बट डू नॉट हार्म योरसेल्फ। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली जिस तरह भी हमने सबर्ब्स और विलेजेस की बात की, तो वहां पर जो है वो ये कंपाउंडर के नाम पर, यानी कि डॉक्टर के नाम पर कंपाउंडर बैठे होते हैं, और वो जो है वो इंजेक्शन भी पेशेंट्स को लगा देते हैं। समटाइम जो है वो रिएक्ट भी कर जाता है। तो इस चीज से कैसे बचा जाए, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर जो है वो एजुकेशन का लेवल वो नहीं होता। ये हमारे जो विलेजेस के लोग हैं, मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि वो उस तरह लिटरेसी रेट वहां पे हाई नहीं है। अगर इस चीज को कोई ये ना पकड़ ले कि जी मैंने जो है वो विलेजर्स को जो है अनपढ़ कह दिया, लेकिन लिटरेसी रेट वहां पे इतना हाई नहीं है, तो वो इनको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे या इनके जाल से कैसे बच सकते हैं? याया साहब, यहाँ पे ना थोड़ी सी हम डॉक्टर्स की भी गलती होती है। मैं आपको फ्रेंकली एक बात करी, मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ। मैंने हमेशा नोट किया है कि अगर हमें कोई गवर्नमेंट की ऑफर आ जाती है, तो हम अपने आप को सर्व अर्बन एरियाज में करना चाहते हैं। हम वहां नहीं सोचते कि वहां रूरल में, गांवों में जरूरत ज्यादा है। और मैंने देखा है 90% लोग यही चाहते हैं कि भाई हम शहरों में रहें ताकि हम अपने घर वालों से करीब हो, ठीक है। कोई ओन नहीं करना चाहता। फॉर एग्जाम्पल, अगर वही डॉक्टर्स वहां नहीं जाएंगे, तो ऐसे जो कंपाउंडर्स होते हैं वही टेक ओवर कर जाते हैं उन इंस्टीट्यूट्स को, और वही हाल उसका रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हेल्थ सेक्टर्स की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन जगहों पे ऐसे लोगों को प्रिविलेजेस दें, कोई पर्क्स दें, ताकि वो वहां पे मूव आउट हो, नंबर वन। नंबर टू ये कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वहां कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बना दें, वहां ऐसी डेवलपमेंट्स कर दें ताकि ऐसे लोगों की पकड़ हो सके। कोई चेक एंड बैलेंस हो, वहां पे बाकायदा चेक होने चाहिए। कंपाउंडर्स को अगर आपने रखना है तो उनको एडिक्वेटली ट्रेंड करें। ऐसे लोगों को जिनके पास एक्सपीरियंस है लेकिन डिग्री नहीं है, क्या पता कुछ कंपाउंडर्स में अच्छे भी हों, मैं ये नहीं कह रही, ऐसा नहीं कोई मुझे सुन रहा हो वो ये चीज बुरा मान जाए। मैं एक बात कह रही हूँ कि मैंने, शायद हमने भी बचपनों में बहुत सारे कंपाउंडर्स ली होगी और हम कहते थे वाकई वो ठीक हो गए, ठीक है। शायद हमारे माइंड में वही होता था कि बस वो हम ठीक हो गए। तो वो कंपाउंडर्स को बाकायदा मैं कहूंगी कि आपने ट्रेन करना है, और उनको पकड़े, बेशक पकड़े, लेकिन उनको कहें अगर दे आर ईगर टू लर्न। इसी तरह हमारी एम्पावरमेंट होगी। यहाँ एम्पावरमेंट की बात होती है कि हम अपने लोगों को कैसे एम्पावर करते हैं। हम उन लोगों को ट्रेन करें, उन लोगों का एक पूल बनाएं और उन लोगों को फिर मोबिलाइज करें। मोबिलाइज इस तरह से कि ट्रेनर्स करके शहरों में लाएं, शहरों वालों को रूरल में ले जाएं। इस तरह मिक्स एंड मैच करके हम लोगों की तरफ अपनी फैसिलिटीज को एक्सचेंज कर सकते हैं, और इसी तरह से हमारा जो सिस्टम है वो एम्पावर होगा। क्योंकि हम अगर ये कहेंगे कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी वी कैन नॉट ब्रिंग अ चेंज। तो आई थिंक चेंज कैन ओनली कम व्हेन देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ आइडियाज एंड फैसिलिटीज विद इन दी कंट्री। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका आपने अपनी कीमती वक्त दिया। हमारी निशिस्त जब भी होती है उसमें हमें जो है वो एक क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो है वो सुनने को और देखने को मिलता है, और यही वजह है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उसको भी जो है वो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है सोचना और समझना कि हर मेडिसिन वाला जो बंदा है वो डॉक्टर नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के लिए बहुत सारे और लवाजमात दरकार होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमें रिकग्नाइज करने में, डिफ्रेंशिएट करने में बड़ा मसला पैदा होता है। क्योंकि देखें, हमारी इंसान की जो जान है वो सबसे कीमती चीज़ है। चाहे इंसान हो जाए, चाहे दीगर जो है वो मखलूक़ात हैं, जो लाइफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो किसी भी गलती की वजह से जो है वो ज़ाया होती है, तो मेरा ख्याल है कि उस गलती का जो है वो उनको जवाबदेह होना चाहिए। मैं एक दफ़ा फिर डॉक्टर साहबा का शुक्रिया अदा करूंगा। इंशाल्लाह ताला आगे भी निशिस्त के अंदर आपको जो है वो मदऊ करते रहेंगे। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी है डॉक्टर साहबा की
मुझे दीजिए इजाजत आज के प्रोग्राम से। उम्मीद है कि ये आज का शो आपको पसंद आया होगा और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।